और यस जीडी का आंसर किया आ गया। आई थिंक 5:30 बजे आना था आज शाम को। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, गरिमा, सैंतिका, डंडा, निधि। चलिए भाई, गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, तो जीडी का आंसर किया आ गया आई थिंक। ठीक है, 5:30 बजे आनी थी, बाकी मैंने चेक तो नहीं किया, देख लेना एक बार। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहने वाला है बायोलॉजी का, एंड इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ तो छोटी सी चीज़ें होंगी। तो जो हमारा टूथ वाला, फिर टीथ वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, टीथ का स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड बाकी जो थोड़ी इक्का दुक्का चीज़ें होती हैं कि कितने टाइप ऑफ टीथ होते हैं, सारी हम चीज़ें देखने वाले हैं। एंड दूसरा जो पार्ट रहेगा दैट विल बी अबाउट दी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ठीक है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसे भी मतलब छोटा ही टॉपिक आप समझिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी हमें सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है अगर इस एग्जाम परस्पेक्टिव से बात करें तो। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। तो छोटा लेक्चर रहने वाला। बाकी क्वेश्चन जो हम करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो रहेंगे आज डिस्कवरी जो टॉपिक है हमारा, कि इसकी वैक्सीन किसने डिस्कवर की, ये किसने डिस्कवर किया। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसमें पता होंगी, जैसे कि सेल की डिस्कवरी किसने करी, काफ़ी सारी, लेकिन काफ़ी सारी नहीं है, तो वो हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पंखा चल रहा है वॉइस आ रहा है। चलिए तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अभी टीथ के बारे में। ठीक है, तो टीथ का जो हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है, एक टूथ का अगर हम बात करें, टूथ मतलब एक सिंगल दांत, टीथ मतलब बहुत सारे दांत है ना, प्लूरल होता है वो। तो टूथ की अगर हम बात करें तो इसकी एनाटॉमी क्या होती है, दैट इज इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो इसके स्ट्रक्चर को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बाकी लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे कि भाई कौन सा सब्जेक्ट क्या स्टार्ट होना चाहिए, बट अभी के लिए फोकस करिए टूथ की जो एनाटॉमी होती है उस पर। तो यार जो टूथ होता है उसको हम 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है हमारा क्राउन, दूसरा होता है नेक, एंड तीसरा होता है रूट। क्राउन, नेक एंड रूट, ये जो 3 पार्ट होता है टूथ का, इसको हम फर्दर अगर इसको हम स्टडी करने जाते हैं तो जो क्राउन वाला पार्ट होता है, क्राउन मतलब जो टॉप का पार्ट होता है, नेक बीच वाला, रूट आपका जो जड़ होती है, जो मतलब जिसने कि एक तरह से होल्ड करके रखा हुआ है दांत को, यानी कि अगर जड़ वीक हो जाएगी, अगर रूट वीक हो जाएगी तो दांत हमारा निकल आएगा। तो ये टूथ की अगर बात करें तो इसका सबसे आउटर पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज इनामल, जो कि आपका हार्डेस्ट पार्ट होता है, या फिर हार्डेस्ट सब्सटेंस हम बोल सकते हैं, हार्डेस्ट पार्ट होता है पूरी बॉडी का। अगर स्ट्रॉन्गेस्ट पूछे, जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन हम बोलते हैं जॉ बोन को, जबड़े वाली जो बोन होती है उसको, बट इट इज द हार्डेस्ट पार्ट। ठीक है, सबसे कठोर होता है, उसको बनना भी होगा, बिकॉज सो दैट बाहर की चीज़ें जो हम अगर मान लो कुछ बाइट करते हैं, जो खाना वाना खाते हैं, तो उनसे ये हैम्पर ना हो, इसलिए जो इसकी आउटर कवरिंग होती है बहुत हार्ड होती है, और उसको हम बोलते हैं इनामल। जो बीच का पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन, जो बीच का ये वाला पार्ट देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज डेंटाइन। ठीक है, एंड जो अंदर का होता है उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। ये पल्प कैविटी आप बोल सकते हो सॉफ्ट होता है, जैसे इनामल बहुत हार्ड होता है तो पल्प जो है उसके कंपैरिजन में काफ़ी सॉफ्ट होता है जो पल्प होता है। और यहीं से हमें एक तरह से, जैसे आप नहीं कि तेज़ झंझनाहट होती है सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ, तो जो तेज़ झंझनाहट वगैरह होती है, हमें कुछ भी हमें जो सेंस पता चलता है, फिर दर्द होता है, फिर तेज़ झंझनाहट होती है, तो वो एक्चुअल में पल्प कैविटी ही सिग्नल्स भेजती है। पल्प कैविटी से ही जो आपकी नर्व्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, जिससे कि हमें तेज़ झंझनाहट का पता चलता है। कमेंट में अच्छा बताइए, जो गम्स मतलब जो है जिससे अटैच्ड है आपका टीथ, तो ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इसको हम बोलते हैं रूट कैनाल। ठीक है, रूट कैनाल बोलते हैं, ये आपकी बोन होती है। और ये सीमेंट है। सीमेंट क्या है, सीमेंट वो पार्ट है जिसने रूट को ढक रखा है, जो जिसने रूट को कवर कर रखा है, जो रूट की कवरिंग होती है, जैसे कि ऊपर जो कवरिंग है दैट इज कॉल्ड एज एनामल, जो रूट की कवरिंग होती है उसको हम सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये आपकी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स है, जिससे कि आपका ब्लड सप्लाई होता है एंड सिग्नल्स भी पहुंचते हैं ब्रेन तक कि भाई कुछ दिक्कत वाली बात है दांत में। ठीक है, तो इनामल हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट पार्ट होता है, ध्यान रखना। अंदर का पार्ट डेंटाइन होता है, देन पल्प कैविटी आती है, देन आपका रूट होता है। ठीक है, और रूट को आपको पता होना चाहिए कि जो रूट होता है यही आपका अटैच्ड है उसमें पूरा। ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर रूट आपका वीक हो जाएगा तो दांत उखड़ आएगा। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा दांतों का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि भाई एक अडल्ट में कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं और उनका काम क्या होता है, एंड एक चाइल्ड में किस तरह से आपको टीथ देखने को मिलते हैं और उसमें कौन से टीथ मिसिंग होते हैं, सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट में जो टीथ देखने को मिलते हैं, एकदम जो फ्रंट में होते हैं, जैसे 1 2 3 4, ऐसे ही आपको ऊपर है, ये ऊपर का जबड़ा है, जैसे नीचे का भी होगा आपका 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों में आपको नहीं दिखाने वाला हूँ, एक पेयर में हम इसमें एक सेट में देखेंगे, ऊपर वाले में देखेंगे, और आपको सिंपल इसमें डबल कर लेना है सेम चीज़ को। ठीक है, सेम डबल कर लेना आपको नीचे वाले में। तो 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं, जो चारों कलेक्टिवली हैं इनको हम बोलते हैं इंसिजर्स। ठीक है, ये चारों हैं, दो नहीं, चारों को बोलते हैं इंसिजर्स। ठीक है, अभी मैं हिंदी भी लिख दूंगा, तो इनको हम बोलते हैं इंसिजर्स। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला, इनको हम बोलते हैं कैनाइंस। ठीक है, कैनाइंस, सबके अलग अलग काम होते हैं। ठीक है, जैसे इंसिजर की अगर हम बात करें, तो इंसिजर का क्या काम होता है, इंसिजर का काम होता है बाइटिंग का। ऑब्वियस सी बात है, जो हम हमारे शुरू के मतलब 4 दांत होते हैं ऊपर वाले नीचे वाले, उससे हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बाइट करते हैं, है ना, तो बाइटिंग वाला होता है। काफ़ी लोग काफ़ी सारी चीज़ें बाइट करते हैं, है ना, समझने वाले समझ गए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये कैनाइंस है हमारे। ठीक है, ये कैनाइंस है। कैनाइंस का यूज़ किसके लिए किया जाता है, कैनाइंस यूज़ किया जाते हैं टीयरिंग ऑफ फूड के लिए। ठीक है, टीयरिंग ऑफ फूड के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि डॉग होते हैं। ठीक है, जैसे डॉग में क्या होता है, कैनाइंस आपको ज़्यादा शार्प मिलेंगे, थोड़े ज़्यादा बड़े मिलेंगे, क्यों, या फिर जितने भी हमारे आपके कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस मतलब कि जो मीट ईटिंग आपके एनिमल्स होते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन एक तरह से बोल सकते हैं, तो ऑब्वियस बात है उनको टीयर करना पड़ता है, फ्लैश को, जो मांस होता है उसको टीयर करना होगा। ठीक है, तो उनके जो कैनाइंस होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से शार्प होते हैं, सो दैट उसको जो मीट है, जो फ्लैश है, उसको टीयर कर सकें। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले जो 4 हुए, 4 सेट 4 हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ नहीं तो, ठीक है, टू कैलकुलेट कि भाई कितने क्या है। तो इंसिजर्स की अगर हम बात करें तो टोटल हमें 4 देखने को मिले ऊपर, ऐसे नीचे भी होंगे, यानी कि टोटल 8 हो गए। ऐसे सिमिलरली आपको कैनाइंस देखने को मिलेंगे। कैनाइंस कितने थे, कैनाइंस 2 थे, तो 2 ऊपर तो 2 नीचे भी होंगे, यानी कि टोटल 4 हो जाएंगे आपके। फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आते हैं इसके बाद 1 2,
3 4, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में होगा वही राइट साइड में होगा। वैसे मैं करवाने को इस तरह से भी करवा सकता हूँ कि भाई 1 2 तो वो राइट हैंड साइड में होंगे, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप लेफ्ट और राइट में दोनों में एक साथ देखते चलिए। तो ये जो 2 इधर है, ठीक है, और ये 2 इधर है, इनको हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। क्या बोलते हैं इनको? प्रीमोलर्स के नाम से जाने जाते हैं ये, इनको हम जानते हैं प्रीमोलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें कि जो प्रीमोलर्स हैं ये कितने होंगे, प्रीमोलर्स होंगे आपके 4, और क्योंकि नीचे भी 2 मतलब नीचे भी इस तरह से होंगे तो 4 × 2 आपके 8 हो जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट में आते हैं आपके मोलर्स, इनको बोलते हैं लास्ट में जो आते हैं उनको मोलर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6, तो यानी कि टोटल 3 लेफ्ट साइड में एंड 3 राइट साइड में, ठीक है। 3 लेफ्ट साइड 3 राइट साइड यानी कि 6 टोटल हो गया। ऐसे जो 6 ऊपर हैं तो 6 नीचे भी होंगे, यानी कि टोटल 12 मोलर्स होंगे आपके, 12 मोलर्स होंगे। अब यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो 8 4 12 8 20 और 12 32, यानी कि ये हो गई हमारी पूरी 32 32 नंबर ऑफ टीथ हो जाएंगे आपके। अब कुछ चीज़ें जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसी को ही हम विजडम टीथ बोलते हैं, जो कि जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं हिंदी में। तो होता यह है कि जब आपकी एज 18+ हो जाती है यूजुअली, तब ये निकलता है विजडम टीथ। किसी किसी के 18 में निकल आता है, किसी किसी के 19 में, किसी के हो सकता है 25 साल की उम्र में निकल रहा है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है कि इसी पर्टिकुलर एज में निकलेगा, लेकिन हाँ ये होता है कि भाई 18 से लेकर 25 के बीच में ये निकल आता है, जिसको हम अक्कल दाढ़ बोलते हैं। जैसे आई थिंक जब मैंने 12th पास किया तो उसके बाद है ना, काफ़ी दर्द होता है, तो वो आपको समझ में आता है। तो ये जो आपका विजडम टीथ होता है या फिर विजडम टूथ होता है आपका, ये विजडम जो टूथ होता है, तो इसको हम थर्ड मोलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, थर्ड मोलर के नाम से भी जानते हैं। वहीं अगर हम इंसिजर्स की बात करें, ये जो इंसिजर्स हैं इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हिंदी में बोलते हैं कृंतक, ठीक है, कृंतक सही लिखा ना मैंने हिंदी में, कृंतक, ठीक है। और कैनाइंस की बात करेंगे CANINES है, ठीक है। कैनाइंस को बोलते हैं रदनक, ठीक है, रदनक बोलते हैं हिंदी में। प्री मोलर्स की अगर बात करें तो अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक बोलते हैं इनको हिंदी में। मोलर्स की अगर बात करें तो इनको बोलते हैं चवर्णक, ठीक है। कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, तो ये हमारे टीथ होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने इंसिजर्स कैनाइंस का आई थिंक आपको बता दिया है ना, ठीक है, बता दिया। बाकी जो प्री मोलर्स और मोलर्स का जो काम होता है इसका तो मैंने आपको बता दिया। फूड को ये बाइटिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बाइटिंग का मतलब समझते हैं ना, काटने में, और ये आपका फूड का टीयरिंग यानी कि फाड़ने में, खाना फाड़ने में। और प्री मोलर्स और मोलर्स की अगर बात करें तो ये चुइंग में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स कि चबाने में, खाने को चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, चबाने को, और ये बोल सकते हैं चुइंग, और ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। ग्राइंडिंग में बहुत लोग बहुत सारी चीज़ें चबाते हैं, कुछ लोग विमल चबाते हैं ठीक है। तो वो सब प्री मोलर्स और मोलर्स का यूज़ करके ही अपना वो सारा काम करते हैं, ठीक है। बोलो जुबान केसरी। तो यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर है कि नहीं? और एक चीज़ कि जो आपका इनामल जो हार्डेस्ट पार्ट होता है, नहीं लिखा ना, ये ध्यान रखना, ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ठीक। क्लियर यहाँ तक सभी को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर हम डेंटाइन, जो आपका डेंटाइन फॉर्मूला होता है उसको बनाएं। यूपी पुलिस के लिए जीएस स्ट्रैटेजी और क्लास लाओ प्लीज़ गुरुजी, हिंदी में क्लास लेना गुरुजी, अजय सरोज। हाँ जी, चलिए। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डेंटाइन फॉर्मूला, ठीक है। डेंटाइन फॉर्मूला बनाने से पहले ये तो जो मैंने आपको बताया ना, ये अडल्ट में था, ये अडल्ट्स में मतलब जो बड़े हो चुके हैं कि भाई इंसिजर्स सारे आ चुके हैं, कैनाइंस आ चुके हैं, प्रीमोलर्स आ चुके हैं, जो मोलर्स आ चुके हैं। लेकिन जो चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनमें अगर हम बात करें तो सब कुछ सेम होगा, बट कुछ मिसिंग होगा। क्या मिसिंग होगा? उनके में ये प्री मोलर्स जो होते हैं ये मिसिंग होते हैं इन चाइल्ड, ध्यान रखना। तो प्री मोलर्स जो होते हैं, अग्र चवर्णक प्री मोलर्स, ये मिसिंग होते हैं, ठीक है, प्री मोलर्स आर मिसिंग। अब क्योंकि प्री मोलर्स मिसिंग है तो आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेट कर सकते हैं, 8 4 12, अब ये तो होगा नहीं, ठीक है, और यहाँ पे आपके 24, क्लियर। और अब यहाँ पे हम डेंटाइन फॉर्मूला थोड़ा सा बना लेते हैं। डेंटाइन फॉर्मूला का मतलब होता है डेंटाइन फॉर्मूला, ये हमें बताता है कि कितने क्या टीथ हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेंटाइन फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ नहीं करना है, रटने की भी जरूरत नहीं। जैसे आप नीचे वाले पे फोकस करिए, जो नीचे वाला जॉ है ना उस पर फोकस करिए। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, मतलब किसी भी पार्ट को आप लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर लो, क्योंकि आपको पता है कि भाई लेफ्ट में 2 इंसिजर्स तो राइट में भी 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन है तो एक कैनाइन है, 2 आपके प्रीमोलर्स है तो ये 2 प्रीमोलर्स है, 3 मोलर्स है तो 3 मोलर्स है ना, तो सेम ही लेफ्ट और राइट में सेम है। तो हम एक साइड पे फोकस करते हैं, तो कितने इंसिजर्स हैं? 2 इंसिजर्स हैं। कितने कैनाइंस हैं? एक कैनाइन है। कितने प्रीमोलर्स हैं? 2 प्रीमोलर्स हैं। कितने मोलर्स हैं? 3 मोलर्स हैं। राइट साइड में भी तो ऐसा ही है, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपर जो है तो लोअर जॉ में भी तो वही है। तो डेंटाइन जो फॉर्मूला होता है फॉर दी अडल्ट्स, अडल्ट्स के लिए जो डेंटाइन फॉर्मूला होता है दैट इज 2123/2123। वहीं पर अगर हम बात करें जो बच्चे होते हैं, जो चाइल्ड होते हैं, उनका जो डेंटाइन फॉर्मूला होता है उनका क्या होता है? तो उनके में भी आपको 2 इंसिजर्स देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि उनमें भी एक कैनाइन देखने को मिलेगा, लेकिन उनमें प्री मोलर मिसिंग होता है। दैट मीन्स कि जो प्री मोलर होगा वो आपका मिसिंग होगा, यानी कि हमें सबसे पहले लिखना होता है किसको? आपका इंसिजर को, देन कैनाइन को, देन प्री मोलर को, एंड देन मोलर को लिखना होता है, ठीक है। अब क्योंकि जो प्री मोलर होता है ये बच्चों में मिसिंग होता है, तो यहाँ पे उसकी जगह पे 0 लिखेंगे, तो 2 1 और आपके ओके 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 ओके, ठीक है। मोलर्स भी आपके कितने होंगे? अब मोलर्स यहाँ पे ये मत बोलिएगा कि 3 होंगे, क्यों? क्योंकि अक्कल दाढ़ तो अडल्ट होने पे आएगी ना, अडल्ट होने पे आएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी आपका 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा वो, क्योंकि एक जो थर्ड मोलर है जिसको विजडम टीथ बोल रहे हैं वो अभी नहीं आया, तो 2 1 0 2 ये हो जाएगा आपका चाइल्ड में। तो चाइल्ड में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाएंगे आपके? चाइल्ड में टोटल नंबर ऑफ टीथ सब सिंपली आपको क्या करना है? इंटू 2 करना है, फिर इंटू 4 में बोल सकता हूँ, क्योंकि ये एक साइड का दिखा रहा है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाइल्ड में कैसा क्या होता है। चाइल्ड में कैसा क्या होता है? तो चाइल्ड में आपके होंगे 8 इंसिजर होंगे, 4 कैनाइन होंगे, प्री मोलर्स 0 होंगे, एंड मोलर्स की अगर हम बात करें तो मोलर्स की अगर हम बात करें तो 4 × 2 4 होंगे ना, 2 इधर 2 इधर, तो 4, और नीचे भी साइड होंगे, यानी कि 8 होंगे आपके। 8 4 12 8 20, टोटल 20 दांत होते हैं बच्चों में। जो मोलर्स होते हैं एक साइड में, जो थर्ड मोलर होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट मोलर, इसको बोलते हैं फर्स्ट मोलर, इसको सेकंड मोलर, इसको थर्ड मोलर। जो थर्ड मोलर होता है वही हमारा विजडम टीथ होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारी चीज़ें होती है खत्म, और कुछ इक्का दुक्का और चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कभी कभी पूछ लेता है ना, हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो जो दिखाने वाले होते हैं हाथी के, जो दिखाने वाले दांत होते हैं, जो आप देखते हैं कि भाई
दिखाने के मतलब कि अगर मतलब अटैक वगैरह करने के लिए, डराने के लिए। तो हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से मतलब है कि वो इंसिजर होते हैं, वो कैनाइंस होते हैं, वो प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं? बताइए। जो हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं आपने देखे होंगे बड़े बड़े से ऐसे जो बाहर निकले रहते हैं, तो उन वो कौन से, आप उसको क्या बोलोगे? इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स या फिर मोलर्स? तो ध्यान रखना वो आपको भले थोड़े से जो टस्क बोलते हैं ना, हाथी की जो टस्क होती है तो उसके साइड में जो लगे होते हैं, तो ये भले आपको कैनाइन शेप में लगेंगे कि भाई इस तरह से थोड़े से शार्पी एजी शेप के हैं, तो आपको कैनाइंस लगेंगे, बट वो कैनाइंस नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। देखते हैं भाई सभी लोगों ने क्या सही आंसर दिया है, क्या क्या आंसर दिया है? 2 1 2 3। हाँ हाँ, इंसिजर्स जिन लोगों ने दिया उनका सही आंसर है, बाकी जिन लोगों ने कैनाइन दिया है वो गलत है। आयुष मिश्रा, लव बाइट लेने की उम्र में डेंटल अरेंजमेंट पढ़ा रहे हैं। अब जितना जल्दी पढ़ लोगे उतनी जल्दी मिल जाएगी बाइट, और अगर नहीं ढंग से पढ़ोगे तो फिर डेंटल अरेंजमेंट ही पढ़ते रह जाओगे। तो ये होते हैं आपके इंसिजर्स, ठीक है, ये होते हैं आपके इंसिजर्स। ये तो हो गया आपके हाथी के जो दिखाने वाले दांत होते हैं। कभी कभी पूछता है कि जो बर्ड होती है, जो बर्ड होती है उसकी जो बीक होती है, बीक आप समझते हैं ना, चोंच, ठीक है, तो चोंच होती है वो एक्चुअल में एक बोल सकते हैं कि जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीथ, क्या, जो बर्ड की बीक होती है, ठीक है, बीक ऑफ बर्ड, बीक ऑफ बर्ड, ठीक है। हाँ चलो भाई, अगर क्लियर है सारी चीज़ें तो आगे बढ़ते हैं। ये कौन है, पहचानो भाई इनको, कोई पहचान पाएगा इनको, ये कौन है? तो ये है हमारे ग्रेगर जोहान मेंडल जी। इनको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं इनको। अब इनको बहुत इंटरेस्ट था ये समझने में कि कोई जैसे अपने पेरेंट्स से कैसे ट्रेट्स को एक्वायर करता है। कैसे ट्रेट्स को एक्वायर से मेरा मतलब है कि ये जैसे फॉर एग्जांपल आप कई बार देखते होंगे कि भाई अगर कोई मतलब जो चाइल्ड होता है वो अपने मदर या फिर फादर पे काफ़ी हद तक डिपेंड है। हाइट हो गया, कलर हो गया, बाल करली हैं कि स्ट्रेट हैं, आइज़ कैसी है, नोज़ कैसे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे फादर या मदर से हम इन ट्रेट्स को एक्वायर करते हैं। तो ये इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ हमें सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि मदर और फादर दोनों ही हाइटेड है, मतलब दोनों की हाइट है, लेकिन जो चाइल्ड है उसकी उतनी हाइट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? तो ये सारी ट्रेट्स को इन्होंने स्टडी किया, किसने? ग्रेगर जोहान मेंडल ने, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। और इन्होंने ये जो सारी स्टडी करी ये एक पी प्लांट में करी, पी प्लांट में करी, ये जानने के लिए कि भाई जो ट्रेड्स हैं वो किस तरह से एक्वायर होती हैं, कौन कौन सी ट्रेड्स एक्वायर होती हैं, और कौन कौन सी ट्रेड्स जो हैं वो ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर इनसे भी एक्वायर होती हैं। तो इन्होंने पी प्लांट को इसलिए यूज़ किया बिकॉज पी प्लांट में दो रीजन थे उसके। पी प्लांट में जो है वैराइटीज़ बहुत सारी देखने को मिलती हैं, जैसे कि पी प्लांट में कोई दाना होता है राउंडेड होता है, कोई इस तरह से होता है, ठीक है, तो बहुत सारी हमें वैराइटीज़ देखने को मिलती हैं। तो वो वैराइटीज़ पे टेस्ट कर सकते थे, एंड इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो शॉर्ट होता है, मतलब कि जल्दी 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 आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब ये ह्यूमंस पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो वेट तो करेंगे नहीं भाई, वेट तो करेंगे नहीं कि अच्छा ये है तो फिर इस तरह से देखने को मिला। तो उन्होंने पी प्लांट में अच्छे से इसको एक्सपेरिमेंट किया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पी प्लांट का कभी सबसे साइंटिफिक नेम पूछ लेता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पीसम सातवियम, ठीक है, पीसम सातवियम इसका साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। तो इन्होंने ये सारी स्टडीज़ करी, और इन्होंने ये भी स्टडी करी जिससे ये पता लग पाया कि भाई जो एक मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड होगा ये कैसे पता चलेगा, ठीक है। अरे यार, मेल चाइल्ड होगा या फिर फीमेल चाइल्ड का जन्म होगा ये कैसे पता चलेगा, वो भी इन्होंने डिस्कवर किया। कैसे, वो समझते हैं। हम लोगों ने जब सेल चैप्टर पढ़ा था तो सेल में ये पढ़ा था कि सेल के जो अंदर होता है वो क्या होता है, जिसको ब्रेन ऑफ दी, जरा बताइए, आंसर करिए। अब ये लास्ट आपका चैप्टर है तो इतना तो आप आंसर कर ही सकते हैं कि ब्रेन ऑफ दी सेल किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए, और उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, क्रोमैटिन। चलिए, तो ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियस को बोलते हैं, जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमने पढ़ा था कि क्या होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम पे एंटैंगल हो जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये बन जाता है आपका क्रोमोसोम्स। ये किसका रूप ले लेते हैं, क्रोमोसोम्स का रूप ले लेते हैं, जो आपके क्रोमैटिन मटेरियल है जब सेल डिवीजन होता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं टोटल कितने पेयर्स होते हैं, तो हमने देखा था टोटल 23 पेयर्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर पेयर्स में अगर हम देखें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे निकल के आएंगे। अब ये जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है इनको हम 22 और 1 में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ऑटोसोमल नेचर के होते हैं। ऑटोसोमल का मतलब ये होता है कि सेक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और एक पेयर होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम जो कि सेक्स में इन्वॉल्व होता है। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये XX भी हो सकता है एंड XY भी हो सकता है। अगर हम बात करें जो मेल होते हैं, मेल, ठीक है, मेल में ये होता है XY, और जो फीमेल होती हैं उनमें ये पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है XX, ठीक है। अब जब मेल और फीमेल के बीच में जब सेक्स होगा तो क्या होगा, एक क्रोमोसोम दोनों से उठ के आएगा, एक मेल से और एक फीमेल से। अब मुझे बताइए फीमेल से कौन सा क्रोमोसोम आएगा, तो अभी आपको पता चलेगा कि भाई बेटा होगा या बेटी होगी, यानी मेल बच्चा होगा फिर फीमेल बच्चा होगा, ये किससे कैसे डिटरमाइन होता है वो हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फीमेल से अगर हम बात करें तो फीमेल से सिर्फ X क्रोमोसोम ही आ सकता है। मेल से अगर हम बात करें तो मेल से या तो X आ सकता है या तो Y आ सकता है, या तो X या तो Y। अगर X आ गया मान लो तो बधाई हो,
बिट्टी हुई है ठीक है, तो ये फीमेल, क्लियर। और यहाँ पे अगर हम दूसरा सिनारियो कंसीडर करें तो अगेन फीमेल से तो सिर्फ एक्स ही आ सकता है ना, और मान लेते हैं इस केस में मेल से वाई आ गया, ठीक है, यानी कि एक्स वाई बन गया, तो बधाई हो, क्या हुआ है, बउआ हुआ है तो ये आपका मेल होगा, ठीक है। तो मेल पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्स वाई होता है, फीमेल एक्स एक्स होता है। तो क्या आप एक चीज़ को नोटिस कर पाए कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो एक्चुअल में मेल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फीमेल तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही देगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्स आएगा तो बेटी हो जाएगी, वाई आएगा तो बेटा हो जाएगा, है ना। तो जो लोग बोलते हैं ना, जो लोग अभी भी कई सारे हैं जगह जहाँ पे खासकर गाँव वगैरह में, तो कि भाई कोसते हैं कि भाई तुमने मतलब है ना लड़की को जन्म क्यों दिया, तो एक्चुअल में ताऊ जी को बता देना कि ये जो है आपकी वजह से हुआ है। लेकिन खैर वैसे तो जो टैबू है वो नहीं होना चाहिए, है ना, गर्ल और बॉय का। अब है भी नहीं, काफ़ी जगह पे कुछ कुछ जगहों में है नो डाउट, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, क्योंकि पहले फीमेल्स को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी, लेकिन अभी साथ साथ जब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका भी पोटेंशियल जो है ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे बहुत लोगों को कि मेल से कुछ ऐसा कम नहीं है, कई हद तक में ज़्यादा ही है। और यहाँ तक कि फीमेल बोलते हैं ना कि अगर आप एक मेल को पढ़ाओगे तो सिर्फ आप उसी को पढ़ा रहे हो, अगर आप एक फीमेल को पढ़ाओगे तो एक्चुअली आप दो घरों को पढ़ा रहे हो। कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जैसे आप लड़की हैं, ठीक है, कोई लड़की है, तो वो अभी मान लो एजुकेटेड है, तो अभी जिस घर में वो जिसका बोल सकते हैं मायका है, ठीक है, तो फिर जहाँ पे शादी होगी जो उसका ससुराल होगा तो वहाँ भी तो उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो जब आप एक फीमेल को पढ़ाते हो तो एक्चुअल में आप दो घरों को पढ़ा रहे हो और काफ़ी सारी जनरेशन को पढ़ा रहे हो। मेल को पढ़ा रहे हो तो वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना, ठीक है। तो इस वजह से फीमेल एजुकेशन तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो जो मेल होगा फीमेल होगा वो किस पे डिटरमाइन हो रहा है, इस पे। अब मुझे पता है कुछ लोगों का हो सकता है इसमें डाउट है कि सर ट्रांसजेंडर जो होते हैं तो वो किस तरह से क्या होता है, तो वो जब देयर इज अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जब होती है, जब ये क्रोमोसोम में कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है तो उस केस में हमें देखने को मिलते हैं ट्रांसजेंडर्स, ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और एक चीज़ और है दैट इज़ की एबनॉर्मेलिटी है ना, कि टैबू यार नहीं होना चाहिए इनको भी लेके, ठीक है, जो ट्रांसजेंडर पीपल होते हैं इनको लेके नहीं होना चाहिए। इसलिए देखो किसी चीज़ को भी लेके टैबू होता है ना, अरे ये वो ठीक है, जो मतलब करते हैं चाहे वो गर्ल्स को लेके हो चाहे ट्रांसजेंडर पीपल को लेके, तो वो टैबू इसलिए नहीं होना चाहिए कि यार उनकी गलती थोड़ी ना उसमें, खुद ही सोचो, ठीक है। अगर मान लो कि किसी ने कोई क्राइम किया, बिल्कुल उसका टैबू होना चाहिए, है ना, कि अगर मान लो कि किसी ने कुछ चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, तो उनका बिल्कुल टैबू होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी ये यूपी में है ना, आपको पता है कि लाइन से 1 by 1 ये सब खत्म हो रहे हैं, जो माफिया टाइप है, तो बिल्कुल उस चीज़ की खुशी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्राइम किया है, उन्होंने जो दूसरों के साथ किया है। लेकिन इस केस में आप सोचिए, ठीक है, कि मतलब इसको बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है, कि आप दूसरों के भी बारे में थोड़ा सोच पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एम्पैथी। तो थोड़ा सा ये टैबू जो है हमारी सोसाइटी में गलत है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँ इंडियन सोसाइटी में ज़्यादातर है तो ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। जो ट्रांसजेंडर पीपल है उनकी ऐसा कोई गलती नहीं, ऐसे फीमेल्स के साथ भी टैबू होता है कई जगहों में, तो ये काफ़ी गलत बात है, ठीक। तो यहाँ पे हमारी चीज़ें ये होती हैं ख़त्म। और किसी को इसमें कोई डाउट कुछ समझने में? दहेज लेने के लिए लड़के चाहिए क्या 10 रुपये, मतलब समझा नहीं। ट्रांसजेंडर में क्रोमोसोम क्या होता है, ट्रांसजेंडर में क्रोमोसोम आपको बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ अलग देखने को मिलेगा, ऐसे ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है जिसके से कुछ जीन्स जो होते हैं वो मिसिंग हो जाते हैं। बिकॉज आपको पता है कि क्रोमोसोम का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है, डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो जीन होता है, ठीक है। तो वो थोड़े से मिसिंग हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको ट्रांसजेंडर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको कुछ डिसऑर्डर बताए थे। एक तो मैंने आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बताए थे जब डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, और एक मैंने बताया था कि टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। याद आ रहा है आपको, टर्नर्स और डाउन सिंड्रोम। अब ये जो टर्नर सिंड्रोम होता है, जो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर एक क्रोमोसोम अगर आपका एक्स्ट्रा आ जाए या फिर एक क्रोमोसोम मिसिंग हो जाए तो उस केस में आपके टर्नर्स और डाउन सिंड्रोम निकल के आते हैं। जैसे हम टर्नर सिंड्रोम की अगर बात करें तो इसमें जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये एक मिसिंग होता है, ठीक है, तब आपको देखने को मिलता है टर्नर सिंड्रोम, और ये देखने को मिलता है फीमेल्स में, ठीक। और यहाँ पे अगर बात करें ये आपको देखने को मिलता है मेल्स में, और इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है डाउन सिंड्रोम में। दैट मीन्स कि इस केस में क्योंकि फीमेल्स में होता है, फीमेल्स का पेयर होता है एक्स एक्स, तो इस केस में एक्स इनका देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक्स वाई होता है उनका, तो डबल एक्स वाई हो जाएगा किसका, डाउन सिंड्रोम में। एंड दीज बोथ आर नॉट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ये नहीं होते। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जैसे थैलेसीमिया, सिकल सेल अनीमिया, ठीक है, तो ये आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कलर ब्लाइंडनेस, तो ये सारे आपके होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें जीन में कोई डिफेक्ट है। क्रोमोसोम अगर मिसिंग है, एक्स्ट्रा है, तो वो आपके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स नहीं होते, जैसे कि टर्नर और डाउन सिंड्रोम में होता है हमारा। अभी आते हैं ये होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन्स, ये सारे क्या होते हैं। सिंपल सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं, आराम से समझ में आएगा। देखो होमोलॉगस को बोलते हैं, इसको हिंदी मतलब होता है सजातीय अंग, और इसको बोलते हैं क्या, एनालॉगस को क्या बोलेंगे, अनुरूप अंग। इसको बोलेंगे सजातीय अंग और इसको बोलेंगे अनुरूप अंग। अब ये होते क्या हैं, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं, यहाँ पे मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। होमोलॉगस ऑर्गन्स वो होते हैं विच लुक सिमिलर, दिखते सेम है, दिखते सिमिलर है, मतलब सेम तो एकदम सेम तो नहीं हुआ, सेम का मतलब एकदम सेम हो गया, सिमिलर का मतलब थोड़े बहुत अलाइक दिखते हैं, तो लुक सिमिलर बट फंक्शन डिफरेंट होते हैं, काम इनका अलग अलग होता है, ठीक है, फंक्शन डिफरेंट होता है। ये होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन्स। वहीं अगर बात करें दूसरी ओर एनालॉगस ऑर्गन्स को, एनालॉगस जो होते हैं ये लुक डिफरेंट, उल्टा कर दो, ठीक है, लुक डिफरेंट बट फंक्शन सिमिलर,
ठीक है, फंक्शन सिमिलर होगा इनका। जैसे अगर हम बात करें जो होमोलॉगस ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल कोट कर सकता हूँ, ह्यूमन का जो पंजा होता है, यानी कि हाथ होता है, बोल दो डॉग का जो हाथ होता है, बर्ड का जो हाथ होता है, वेल का जो हाथ होता है, ये सारे अगर आप ध्यान से देखें तो सिमिलर तरह के हमें दिख रहे हैं थोड़ा सा। अगर देखिए हमारा ह्यूमन्स का भी तो कुछ ऐसा ही होता है, डॉग का भी कुछ ऐसा होता है, बर्ड का भी कुछ ऐसा होता है, लेकिन इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। काम जैसे ह्यूमन का जो पंजा होता है वो डिफरेंट काम के लिए यूज़ होता है ना। किस काम के लिए आप यूज़ करते हैं जरा बताइए अपना पंजा है? तो काफ़ी लोग अपना जो पेन है वो पकड़ने के लिए यूज़ करते होंगे इसको, है ना। हाँ, तो और काफ़ी लोग उसमें पेन से लिखते होंगे, ठीक है, और बाकी जैसे कि खाना खाते होंगे, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। लेकिन डॉग क्या करते हैं? डॉग इसे चलते हैं, बर्ड उड़ती हैं, वेल तैरती हैं। तो काम अलग अलग है लेकिन दिख सेम रहे हैं, ठीक है। एनालॉगस ऑर्गन्स की अगर बात करें तो जो अगर ध्यान से देखें आप, तो जो बैट का विंग है जो ये पंख है, और जो बटरफ्लाई का विंग है, ये अलग अलग दिख रहे हैं, सेम तरह से नहीं दिख रहे हैं। ऐसे ही आप चिड़िया के ले लीजिए, ठीक है, चिड़िया के ले लीजिए, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि दोनों, अगर हम चिड़िया के अगर ले लें, चिड़िया का भी ले लें, तो अलग अलग दिखेंगे आपको, लेकिन इनका काम तो सेम है ना। बैट चमगादड़ भी उसका यूज़ उड़ने के लिए करता है, बटरफ्लाई भी उड़ने के लिए करती है, बर्ड भी उड़ने के लिए करती है। तो यहाँ पे एनालॉगस में अलग अलग दिखते हैं बट काम सेम होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आने जो बिल्कुल वेल का भी हाथ होता है, बिल्कुल होता है, देख लो, मार्कर पकड़ने के लिए करते हैं। अच्छा हाँ, चलिए भाई, तो अब यहाँ पे हमारा मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन कर दो तीनों, कौन से तीनों यहाँ पे मैंने बताए हैं। और एक चीज़ और, ये जो आपकी इसमें प्रोजेनीज भी होती हैं डिफरेंट, F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी, कब टॉल होगा कब शॉर्ट होगा, वो एसएससी में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने कवर नहीं किया है। बाकी इसको मैं बैच में अलग से कवर कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो रेलवे वाले हैं, ठीक है। तो मैं बैच में अलग से इस चीज़ को छोटा सा टॉपिक नहीं होगा तो रिकॉर्ड करके इसमें ऐड या फिर अलग से मैं डाल दूंगा उसमें, ठीक है। लेकिन एसएससी में इसका नीड नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ, बिकॉज क्वेश्चन नहीं पूछे गए इस पर। जो आपकी F1 प्रोजेनी, F2 प्रोजेनी होता है तो पढ़ो उतना ही जितना नीड होती है, ठीक है। बाकी आपको PhD नहीं करनी, यहाँ पे एग्जाम क्लियर करना और आगे बढ़ना, ठीक है। अभी क्वेश्चन करते हैं। पापा की परी भी यूज़ करती है उड़ने के लिए, अच्छा सर मार्कर पकड़ते हैं, हाँ मार्कर पकड़ते हो ना, ठीक से, है ना। बस ध्यान रहे कि मार्कर से स्याही ना निकलनी चाहिए ज़्यादा। डैश आर कॉमनली नोन एज कॉम जेलीज, तो कॉम जेलीज किसको बोलते हैं आमतौर पर? कंघी जेली, कंघी जेली। चलो भाई बताओ जल्दी से। तो प्लैटीहेल्मिन्थिस, ऑर्थोपोडा, स्टीनोफोरा, फिर मोलस्का। और भाई हाँ, तो आज एक स्टूडेंट का मैसेज आया था, तो पुराना स्टूडेंट है, सीजल मीन्स में कुछ मार्क्स रह गया था, तो ही हैज़ क्लियर द IBPS PO का एग्जाम। तो बोल रहा था कि सर करंट अफेयर में, मतलब जिलाऊ करंट अफेयर आई थी, उसमें पूछी गई थी, नेटो से क्लियर किया बंदे ने। बोल रहा था सेक्शन कट ऑफ आई थिंक कुछ 4.75 थी, उसके मार्क्स 5.75। तो करंट अफेयर में वहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं। बोलता है मतलब मैंने तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कुछ देखा नहीं है सर। आपके चैनल से सीजीएल के लिए पूरी जीएस हो जाएगी, अंकित जी बोल रहे हैं। बिल्कुल अंकित जी, पूरी हो जाएगी, कुछ आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी, मतलब उसका सही आंसर नहीं होगा, टीनोफोरा होगा, ठीक है, टीनोफोरा, ऑर्थोपोडा नहीं होगा भैया। नेफल्टर सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम डिजीज वाले हम चैप्टर में देख चुके हैं। हाँ, तो एक्चुअल में उसका मतलब वही था कि उसने बोला कि सर उसी की वजह से एक्चुअल में क्लियर हो गया। बंदे ने हार्ले डेविडसन अभी निकलवाई है। चलो, तो प्लैटीहेल्मिन्थिस, ऑर्थोपोडा, टीनोफोरा, फिर मोलस्का। तो कॉम जेलीज जो है इनको हम टीनोफोरा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और अगर आपको याद आ रहा हो जो टीनोफोरा होते हैं या फिर कैसे होते हैं, इनमें किस तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है, जरा कमेंट में जल्दी से बताएंगे। और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो हमने देखा था कि भाई जो पोको सिटी होता है, ठीक है, पोको सिटी, तो पो से पोरीफेरा, पोरीफेरा मतलब जो स्पॉन्जेस होते हैं, को से सिलेंट्रेट, और ये आपका सिटी से टीनोफोरा। तो ये सारे आपके डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है दो जर्मिनल लेयर्स होती है इसमें, एक तो एंडोडर्म और बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, यानी मीजोडर्म नहीं होती, बीच वाली, ठीक है। प्लैटीहेल्मिन्थिस हमारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, जैसे कि टेप वॉर्म हो गया, ठीक है। टेप वॉर्म के अलावा आपका प्लेनेरिया हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ये सारे प्लैटीहेल्मिन्थिस होते हैं। ऑर्थोपोडा हमारे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड सबसे बड़ा आपका फाइलम होता है। और सबसे बड़ा इसमें क्लास कौन सा होता है जरा बताइए कमेंट। और ये इनमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है अराउंड और सीलोमेट्स, यानी सीलोम देखने को मिलेगा। अराउंड विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन पब्लिश्ड अ पेपर हाइलाइटिंग द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन प्लांट सेल? तो अभी हमने देखा था जो न्यूक्लियस होता है उसी के अंदर आपका क्रोमैटिन मटेरियल होता है, लेकिन जो बैक्टीरिया लोग होते हैं, जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, उनमें इस तरह का हमें न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन देखने को नहीं मिलता है। जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, है ना। और यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे सही आंसर मैंने क्या पूछा था, इसमें से सबसे बड़ा क्लास होता है वो इंसेक्ट का होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? 1830 में, 1833 के टाइम पे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। वो एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना को समझाया किसने था? एमएल फिशर, पॉलिंग एंड कोरे, जॉनसन एंड क्रिस्टे, फिर आरएफ रोज। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था पॉलिंग एंड कोरे ने, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, पॉलिंग एंड कोरे। 1873 हु पब्लिश। और एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा, मैंने 15 से उठाया क्वेश्चंस को, जो शुरू के जो 14 क्वेश्चन है वो साइंटिफिक नेम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्विज आपकी लगी जाती है उस पर एप्लीकेशन पे, तो वहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिएगा उसको, क्योंकि उसमें ऐसे एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है, बस उसको एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1873 में हु पब्लिश द फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ नर्व टिश्यू स्टेन्ड विद द ब्लैक रिएक्शन टेक्निक डिस्क्राइबिंग अ होल नर्व सेल को पूरा डिस्कवर किया था? ब्लॉबेल, गॉल्गी, हार्वे या फिर पॉल क्या नाम है ये, पॉल एरलिच। विलियम हार्वे की अगर बात करें तो इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था। कैमिलियो गॉल्गी इसका सही आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने नर्व सेल के बारे में बताया था। तो जो नर्व सेल अगर आपको याद आ रहा हो, जिसको हम न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, न्यूरॉन में हमने पढ़ा था ना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, तो ये डेंड्राइट होता है, देन आपका ये सेल बॉडी होता है जिसको साइटॉन बोलते हैं, देन ये आपका होता है न्यूक्लियस, देन ये एक्सन होता है, देन ये आपकी होती है नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं?
Which bacteria was discovered by Barry Marshall and Robin Warren that colonizes the human stomach and causes the chronic superficial gastric ulcers? सर थोड़ा कानपुर की एक्सेंट में बात कीजिए। अच्छा क्यों भाई, क्यों करें? हाँ जी, तो यहाँ पे गोल्गी अपरेटस की भी बिल्कुल इन्होंने डिस्कवरी करी थी। गोल्गी अपरेटस हमारा किस लिए जाना जाता है? गोल्गी अपरेटस को हम किस नाम से जानते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, बिकॉज वो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग का काम देखता है गोल्गी अपरेटस। तो कौन सा बैक्टीरिया होता है जो पेप्टिक अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये होता है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलरी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, गोनोरहोया जो ये होता है, निसीरिया गोनोरहोया, ये जो गोनोरहोया करके जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमने देखा था सेक्सुअल ट्रांसमिट भी होती है ना, कि है ना कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी ये मतलब ट्रांसमिट होती है, जिस तरह एड्स होती है हमारी, है ना, साइफिलिस होती है। हु कॉइन्ड द टर्म सेल इन द ईयर 1600s फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला मीनिंग स्मॉल रूम? तो हमने देखा था ये रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करी थी 1664 में, जब इन्होंने एक हनी कॉम के जिस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, हनी कॉम का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, तो उसी शेप में इन्होंने देखा था कि सेल है। और किसमें डिस्कवरी करी थी? एक जो कॉर्क था, है ना, कॉर्क था, उसमें उन्होंने डिस्कवर करी थी कॉर्क सेल, जो कि एक डेड सेल थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से आंसर होगी। देन लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, कब करी थी, कहाँ करी थी, जरा कमेंट में आप बताएंगे। Which cytologist demonstrated the role of the endoplasmic reticulum in protein processing and sorting in a variety of cells in the 1960s? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन, ठीक है। तुम्हें पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या होता है? मेन काम इसका होता है ट्रांसपोर्ट का। क्या ट्रांसपोर्ट करने का मेन काम होता है इसका? एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो रफ होता है, रफ किस वजह से होता है जरा बताइए कमेंट में, और एक होता है स्मूथ। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये राइबोसोम की वजह से रफ होता है, एंड ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। वहीं अगर हम बात करें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये फैट्स एंड लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, तो ये जॉर्ज ई पैलेट जो थे उन्होंने बताया था किस तरह से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ राइबोजेनेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो कॉर्क में, और अगर हम लिविंग सेल की बात करें, एंटनी वॉन लिविनहॉक इन द ईयर 1675, एंड उन्होंने पॉन्ड वाटर में इसकी डिस्कवरी करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ वेल नोन इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट? जेसी बोस, सीवी रमन, CNR राव या फिर JRD टाटा? तो सही आंसर होगा हमारे जगदीश चंद्र बोस जी हैं। फिजिक्स में इनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने हमारा जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है वो बनाया था, मतलब सिर्फ इनका ही रोल नहीं था, बोस आइंस्टाइन, मतलब दोनों लोगों का था, अल्बर्ट आइंस्टाइन और जेसी बोस जी का। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। तो हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी कि जो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है उसको ये कभी बना नहीं पाए थे दोनों लोग, क्योंकि उस समय इस तरह की, क्योंकि जब हम किसी गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में रीच करवाते हैं, एब्सोल्यूट जीरो, तब हमें वो मिलता है उसके बाद जो बोसॉन्स होते हैं, बोसॉन्स। ठीक है, तो बोसॉन्स को एक्चुअल में किस गैस में सबसे पहले एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन, एरिक कॉर्नेल और कार्ल वीमैन ने सबसे पहले बनाया था। आर से नाम शुरू होता है उसका, उस गैस का। इन विच ईयर डिड रुडोल्फ लुडविग कार्ल वर्चोव फॉर्मुलेट हिज फेमस एफोरिज्म ओमनिस सेलुला इज सेलुला व्हिच बिकेम अ पार्ट ऑफ द फाउंडेशन ऑफ सेल थ्योरी? तो हमने पढ़ा था कि जो सेल थ्योरी दी थी वो शेल्डन और स्वान ने दी थी बाद में, कि भाई हर चीज़ जो है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ठीक है, और वर्चोव ने बोला था कि जो नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है, ये वर्चोव ने बोला था। तो ये चीज़ उन्होंने 1855 में बोला था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। रुबीडियम सबका सही, उत्कर्ष सही है आपका, मुग्धा सही है, तरुण खरे। चैलेंज हार्ड नेवर गिव अप। हाय मुस्कान, बेटा तुम्हारा जो यूज़र नेम है और जो तुम्हारी कमेंट है वो मैच नहीं कर रही आपस में है। ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को चैलेंज करना चाह रहे हो हार्ड, लेकिन यहाँ तुम पिघल गए। सिंगल सेल लाइफ फॉर्म्स वर डिस्कवर्ड बाय एंटनी वॉन लिविनहॉक इन डैश। तो कब डिस्कवर की थी? तो अभी हमने देखा 1664 के टाइम पे हुई थी आपकी किसकी डिस्कवरी? ये हुई थी डेड सेल की, रॉबर्ट हुक ने 1674-75 के टाइम पे एंटनी वॉन लिविनहॉक ने पॉन्ड वाटर में जो है इसकी डिस्कवरी करी थी लिविंग सेल की। In which year did an American cytogenicist named Joe Hind-Tijo published a research finding that defined 2n is equal to 46 as the exact number of ह्यूमन क्रोमोसोम्स? तो एक्जैक्ट नंबर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम हमें पता है 46 होते हैं, जिसमें कि 23 पेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पेयर्स के फॉर्म में ऑटोसोमल 22 पेयर्स होते हैं, यानी कि 44, और बाकी के दो जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो 1950, 1952, 56 या फिर 60। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में जो है इन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी जो हिंद तीजो ने। ठीक है, जहाँ पे बताया था कि टोटल नंबर ऑफ एक्जैक्ट क्रोमोसोम होते कितने हैं। डीएनए की डिस्कवरी और डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो अलग हुई थी। ठीक है, वो दोनों लोग अलग ने की थी। फ्रेडरिक मिशर ने बताया था डीएनए के मॉलिक्यूल के बारे में, और वाटसन ने उसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ने द्विकुंडली संरचना के बारे में बताया था। इन विच ईयर डिड वोल्टर फ्लेमिंग कॉइन द टर्म क्रोमैटिन फॉर द स्टेन्ड सब्सटेंस फाउंड इन द सेल न्यूक्लियस? तो क्रोमैटिन जो वर्ड है ये कब कॉइन किया गया था वोल्टर फ्लेमिंग के द्वारा? 1900, 1840, 1849 या फिर 1879? तो 1840 में तो उनका आई थिंक जन्म ही नहीं हुआ होगा, आई थिंक 1843 में हुआ था। 1879 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, क्रोमैटिन। तो हमें पता है ना क्रोमैटिन मटेरियल होता है, और वही क्रोमैटिन मटेरियल सेल डिवीजन के टाइम पे वो क्रोमोसोम में तब्दील हो जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज ब्लड थिनर्स? ब्लड को जो रक्त को पतला करते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? एंटीकोगुलेंट्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी केकिंग एजेंट या फिर एंटीबॉडीज? तो एंटीबॉडीज तो हमने पढ़ा था जब ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था, आंसर होगा एंटीबायोटिक्स। तो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट यूज करते हैं, क्या हम इनको वायरल डिजीज के अगेंस्ट पे यूज कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स को? सही आंसर होगा एंटीकोगुलेंट्स, थक्कर होती है। इससे क्या होता है कि ब्लड थिन हो जाता है, और जब हार्ट फेलियर फिर हार्ट अटैक आता है तो उस केस में एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं, सो दैट ब्लड थिन हो जाए और वो जो क्लॉग्स हैं वो ना बने और ब्लड जो है सप्लाई बनी रहे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट काम करती है, वो वायरल डिजीज के अगेंस्ट काम नहीं करती है, बिकॉज जो वायरस होते हैं वो सेल वॉल नहीं बनाते हैं। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सेल वॉल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को इनहिबिट कर देती हैं, मार देती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती है। बट वायरस तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट बी विटामिन डिस्कवर्ड इन द 1897? तो कल हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे ये चीज़ हमने देखी थी कि जो बी विटामिन होता है, कोई भी विटामिन है वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो किस ऑर्डर में, मतलब जिस ऑर्डर में वो डिस्कवर हुए उसी ऑर्डर में उनको अल्फाबेटिकल नाम रखते गए। तो बी विटामिन में जरा बताइए टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? तो हमारे कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 12 नहीं 8 होते हैं। ठीक है, B1 से लेकर B12 तक होते हैं, बट बीच में मिसिंग होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है B1 की डिस्कवरी हुई होगी। थायमिन, राइबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पीरिडोक्सिन, बायोटिन, फोलिक एसिड, और इसी को हम विटामिन B11
के नाम से जानते हैं, इसको विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और B12 का होता है साइनोकोबालामिन। तो क्या आंसर होगा? थायमिन होगा, ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला सीजल टियर 2 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है हु एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गे 1935 में किसने एल्गे के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया? तो अच्छा आप कमेंट में ये बताइए, जो एल्गे होता है जैसे कि हमारा ग्रीन एल्गे होता है स्पाइरोगैरा, ठीक है, स्पाइरोगैरा, इसमें कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? अयंगर, फ्रिट्ज, हेनरी या फिर लाइनस? तो सही आंसर इसका फ्रिट्ज। फ्रिट्ज ने जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एल्गे के बारे में बताया था। तो जो हमारा जो स्पाइरोगैरा होता है, जो एक तरह का ग्रीन एल्गे होता है, इसमें हमने देखा था फ्रेगमेंटेशन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है इसमें। और रिनोन साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन, टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे, आपको बता दूं, ठीक है। तो 30 सेकंड में आ चुके हैं, 8 क्वेश्चन से 4 करने। तो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे फफूंद की उपस्थिति बैक्टीरिया के विकास को रोकती है। हरे फफूंद की उपस्थिति, वैज्ञानिक कौन है और इस अवलोकन से कौन सी खोज जुड़ी हुई है? MTS के लिए कुछ करवा दो, बिल्कुल करवाएंगे। फ्रेगमेंटेशन सबका सही है। तो ये एक्चुअल में डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एडवर्ड जेनर तो हमने देखा था कि जो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो इन्होंने डिस्कवर करी थी एडवर्ड जेनर ने। और हमने ये पढ़ा था कि जो पेनिसिलिन है सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, इसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। और ये भी मैंने आपको बताया था, ये एक तरह का फफूंद है, एक तरह का फंगस है। मैंने बताया ना, फंगस को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि जो मशरूम होता है उसको हम खाते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ फंगस। जो पेनिसिलिन है उसको उससे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर करी कि किस तरह से जो फंगस है जब बनता है तो ये ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को रोक देता है, बिकॉज ये सेल वॉल को नहीं बनने देता है। तो वही तो होता है हमारा एंटीबायोटिक्स, सबसे पहली एंटीबायोटिक। Which ecologist research provided revolutionary new insights into how energy and nutrients move through the ecosystem? ट्रांसले, एकल, हैकल, एल्टन और या फिर लिंडमैन। तो ये हम लोग इकोसिस्टम जब एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि इस चीज़ को बताया था किसने, ठीक है, थ्रू द इकोसिस्टम यानी इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सी आंसर होगा, चार्ल्स एल्टन ने बताया था। इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था, इन्होंने इकोलॉजी टर्म दिया था और इन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में बताया था। वो सारी चीज़ें हम एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम में पढ़ेंगे। हु शेयर्ड द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2005 विद द जॉर्ज बैरी जे मार्शल फॉर द डिस्कवरी ऑफ द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरियम? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या होता है? अभी हमने देखा था जो पेप्टिक अल्सर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्ने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एक्ने के लिए कौन सा हमारा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन थे ये थे हमारे रॉबर्ट वॉरेन। तो रॉबर्ट वॉरेन और मार्शल, वॉरेन और मार्शल को जो है दोनों को नोबेल प्राइज मिला था फॉर डिस्कवरिंग दिस बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेप्टिक अल्सर्स, जो छाले हो जाते हैं पेट के अंदर, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक्ने के लिए होता है आपका स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, कोकस बैक्टीरिया। 35th question in 1857, who was the first to experimentally demonstrate that the yeast responsible for making alcohol from sugar and contaminating microorganism found in normal air cold sour fermentation? Alexander Fleming, लुईस पास्चर, फैनी हेस या फिर मार्टिनस विलियम बेजरनिक? किसने बताया था इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं? तो ये लुईस पास्चर जी ने बताया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा, पास्चराइजेशन, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन एंड दैट इज विद whom did Camillo Golgi receive the Nobel Prize in 1906 for his work on the structure of the nervous system? 1906 में इसमें एक और ऐड कर लीजिए तो 1907 हो जाएगा। हिस्टोरिकली ये ईयर किस लिए इंपॉर्टेंट है जरा बताइए? 1907 है ये हिस्टोरिकली किस वजह से इंपॉर्टेंट है? तो अगर हम बात करें कैमिलियो गोल्गी को किसके साथ नोबेल प्राइज मिला था? लीना एलेटी, सिजारो लैम्ब्रोसो, एटोरो माशिफा या फिर सैंटियागो रामिल काजल? तो काजल जी के साथ जो है कैमिलियो गोल्गी, कैमिलियो एंड काजल, इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज मिला था फॉर द स्ट्रक्चर ऑन दी नर्वस सिस्टम। तो अभी हमने देखा था जो नर्व सेल होती है उसके बारे में गोल्गी जी नहीं बताया था, जिन्होंने गोल्गी ऑपरेटर्स की डिस्कवरी करी थी। 1907 में सभी लोगों ने सही आंसर लिखा है। सूरत स्प्लिट हुआ था आपका, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट टूट गए थे, यानी कि जो कांग्रेस है उससे एक्सट्रीमिस्ट को बाहर निकाल दिया गया था, गरम दल को। एंड देन ये रीयूनियन कब हुआ था? एंटनी वॉन लीवेनहॉक वाज नोन फॉर हिज डिस्कवरी इन दी लेट 17th सेंचुरी। किसके डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने लिविंग सेल की तो डिस्कवरी करी ही, साथ साथ जो एंटनी वॉन लीवेनहॉक है इन्होंने अपना एक खुद का माइक्रोस्कोप, बहुत ही अर्ली माइक्रोस्कोप इन्होंने डेवलप किया था और उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप से इन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को ऑब्जर्व भी किया था। इसीलिए इनको ध्यान रखना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं। और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का रीयूनियन हुआ था इन द ईयर 1916, जो कि लखनऊ में हुआ था कांग्रेस का सेशन। इसको प्रिसाइड किया था रास बिहारी घोष ने, ना कि बोस ने, और इसको प्रिसाइड किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। और यहाँ पे एक पैक्ट भी साइन हुआ था किन दो पार्टीज के बीच में, जरा बताइए? इन 1838 हु पब्लिश्ड एन आर्टिकल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ प्लांट सेल्स? तो किसने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसमें कि डिस्कस किया था अबाउट द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ द प्लांट सेल? पादप कोशिका में रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ वर्चोव, शेल्डन या फिर कोलिकर? तो ये डिस्कस किया था किसने? शेल्डन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जिन्होंने की सेल थ्योरी दी थी आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। अभी प्रॉपर है? एक बार कंफर्म करिए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। ठीक है, अभी वॉइस आ रही है ना? ठीक है। कौन से क्वेश्चन में मतलब गया था ये आपका? कौन से क्वेश्चन से बफरिंग हुआ था? 36 से बफरिंग हुआ है, ओके ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। 36 से हुआ है, ओके। 36 का होगा ऑब्जर्वेशन ऑफ, एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक वाज नोन फॉर हिज डिस्कवरी इन द लेट 17th सेंचुरी। तो ये किसकी डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं लीवेनहॉक? तो एक्चुअल में ये जाने जाते हैं आपकी
इन्होंने माइक्रोस्कोप, जो अर्ली माइक्रोस्कोप है वो इन्होंने डिस्कवर किया था, और उस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप से इन्होंने ऑब्जर्व किया था बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ को, है ना। और ये जिन्होंने बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ जो डिस्कवर किया था उसके डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं, और इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं। 1838 में हु पब्लिश्ड एन आर्टिकल डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन ऑफ प्लांट सेल, तो शेल्डन जी ने दिया था। एंड 38 में ये पिरामिड ऑफ नंबर्स चार्ल्स एल्टन ने दिया था, ठीक है, जिसके बारे में हम एनवायरमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट डिस्कवरी वॉज जैन एवेंजेलिस्टा पुरकिंजे नोन इन 1839, तो किसके डिस्कवरी के लिए जाने जाते हैं पुरकिंजे जी, तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी को इन्होंने प्रोटोप्लाज्म जो है टर्म दिया था, डिस्कवरी नहीं, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म, बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लास्ट क्वेश्चन 40th, इन विच ईयर डिड रुडोल्फ वर्चोव पब्लिश्ड एन एसे टाइटल सेलुलर पैथोलॉजी इन विच ही फेमसली डिक्लेयर दैट एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम अनदर सेल। यही तो वर्चोव जी ने एडिशन किया था जो आपकी थ्योरी थी भाई, सेलर और स्वान ने ये बोला था कि हर चीज़ सेल की बनी हुई हो, और इन्होंने ये बोला था कि जो हर नई सेल बनती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, 1855 में वर्चोव जी ने बोला था, ठीक है। तो अब जितने भी आगे क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से लेके 54 तक ये आप करेंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जागृति व्लॉग्स बिल्कुल सफिशिएंट है। सर गुड इवनिंग सर, इसके लिए आपकी यूट्यूब क्लासेस सफिशिएंट है, आप पेड कोर्स लें इसके लिए प्लीज़ बताएं। अब यूट्यूब पे आप ये जो आप देख पा रहे हैं ये बैच की ही क्लासेस हम लोग की फ्री लाइव स्ट्रीम होती हैं यूट्यूब पे, तो अगर आप इससे कवर कर लेते हैं वेल एंड गुड। और अगर आप मान लो कि PYQ सीरीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं, PYQ सीरीज़ की रेफरेंस ले रहे हैं, तो बिल्कुल मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बैच में रहोगे तो ये कि उसमें जैसे सब्जेक्ट वाइज हम चैप्टर वाइज करते हैं, तो एक चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको ख़त्म करते हैं, और उतना भी नहीं करते हैं जितना हमें नीड नहीं होता वो नहीं करते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो ये है कि उससे आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं, अगर आप वो कर लेते हो देन PYQ सीरीज़ कर लेते हो तो आप ऑल सेट टू गो हो, और उसके बाद फिर आप एक तरह से 100% श्योर हो सकते हो कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर वैसे तो PYQ सीरीज़ में मैं आपको ये चीज़ बोलता भी हूँ, और PYQ सीरीज़ में कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें कवर कर लूँ, मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें कवर कर लूँ, लेकिन इक्का दुक्का चीज़ तो छूट जाती ही होंगी, इंटेंशनली तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, सारी चीज़ें कवर कर लेता हूँ। अब जब मैंने CGL अगर बात करूँ जो 2023 का जो Tier 1 लोगों ने निकाला, काफ़ी लोगों ने Tier 2 निकाला, तो तब तक तो मेरा बैच आया भी नहीं था, मेंस के टाइम पे आ गया था बैच मेंस के लिए तो, ठीक है, लेकिन Tier 1 में तो लोगों ने PYQ सीरीज़ सही किया। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं है, वो थोड़ी सी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। बैच में क्या कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी A to Z, ठीक है। आप PYQ सीरीज़ कर लेंगे तो PYQ सीरीज़ करना आसान होगा आपके लिए पहली बात, और फिर उसके बाद कुछ चीज़ बचेगी नहीं आपकी, एक बार हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा, किसी भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आराम से चीज़ें करके आएंगे, ये हो जाएगा बस उससे बैच से, ठीक है। एंड एक चीज़ की जो क्वेरी नंबर है, नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री, हाँ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए ये भी आप बता दो जल्दी से। तो एक क्वेरी नंबर तो आपका ये है, और एक क्वेरी नंबर आप और नोट करिएगा, एंड दैट इज़ 9235798380। अभी व्हाट्सएप पे कॉलिंग वगैरह अभी स्टार्ट हो जाएगा यार, अभी 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। 9235798380, ठीक है, ये भी व्हाट्सएप नंबर ही है। केमिस्ट्री स्टार्ट करें, स्टैटिक जीके, ओके। हाँ दो ही हमारे टॉपिक्स बचे हैं, एक तो केमिस्ट्री बचा है और एक स्टैटिक जीके बचा है, दो ही हमारे बचे हैं, है ना। सर इलाहाबाद हाई कोर्ट RO के लिए GSP करवा दीजिए। अब देखो अलग अलग नहीं होता है जीके, ठीक है, कॉमन ही होता है सारा कुछ। अगर हम बात करें कुछ इक्का दुक्का चीज़ें अलग होती हैं, तो अगर आप एक बार ढंग से कर लेते हो तो फिर हर एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये इसके लिए कर लें उसके लिए कर लें। अच्छा सॉरी यहाँ पे मैंने एक सेकेंड वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें वो बोस वाला मैंने बताया था, बोसॉन्स के बारे में, ये रहा, ठीक है। हाँ जी, तो यार
सॉरी पार्डन फॉर दैट। तो जेसी बोस, बिल्कुल जगदीश चंद्र बोस आपके अलग है। ये जो आपके बोस थे, ठीक है, दैट वाज सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, ये आपके सत्येंद्र नाथ बोस थे। ये जगदीश चंद्र बोस आपके अलग थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आंसर तो वही होगा आपका, लेकिन ये ध्यान रखना जो बोसॉन्स वाले थे हमारे, वो सत्येंद्र नाथ बोस होंगे, ठीक है। स्टैटिक जी के, ठीक है, ऐसा करते हैं या तो कि कल आपका थर्सडे है, ठीक है, क्योंकि यार IB ACI और टीयर 2 के भी काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल यार उसी का ही थोड़ा सा मैं क्लास ले लूँ, IB ACI टीयर 2 का, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। तो या तो ऐसा कर लेते हैं, कल IB का क्लास रख लेते हैं, ठीक है, थर्सडे को आपको एक दिन का ब्रेक मिल जाएगा। एंड फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे सैटरडे संडे, संडे को तो CPO वाली क्लास है मॉर्निंग में 9 AM पे, पूरा पॉलिटी हम लोग करने वाले हैं। एंड फ्राइडे को ना, फ्राइडे और सैटरडे है, ठीक है, तो देखते हैं फ्राइडे को तो मतलब क्लास होगी ही होगी, सैटरडे को देख लेते हैं। बाकी फ्राइडे को ऐसा करेंगे, स्टैटिक जीके का एक टॉपिक रख लेंगे, जैसे कि कोई भी हम रख लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्लासिकल डांस कर लेंगे या फिर फोक डांस कर लेंगे, कोई भी एक टॉपिक कर लेंगे, ठीक है, स्टैटिक जीके का। एंड देन मंडे से स्टार्ट कर लेंगे केमिस्ट्री। कैसा रहेगा? हम्म? कैसा रहेगा? या तो अगर सैटरडे को भी अगर क्लास हो पाई तो सैटरडे को मॉर्निंग में क्लास रख लेंगे, जैसा भी ठीक लगेगा, या फिर इवनिंग में रख लेंगे, और स्टैटिक जीके का एक और टॉपिक कर लेंगे, है ना, सही रहेगा ना। देखते हैं जैसा होता है। तो फ्राइडे को तो एक स्टैटिक जीके का टॉपिक हम फिनिश कर लेंगे। सेंसस हम कर चुके हैं, एक स्टैटिक जीके का टॉपिक, और एक और कर लेंगे, जैसे कि क्लासिकल डांस हो गया। देन केमिस्ट्री फिनिश करने के बाद 2 हफ्ते चलेगी केमिस्ट्री आपकी। दैट मीन्स कि 7 8 8 7 15 7 22 22 8 ख़त्म हो जाएगा यार आपका लास्ट अप्रैल तक, है ना। स्टैटिक जीके ई एनवायरनमेंट होगा, बंगाली बॉय एनवायरनमेंट होगा आपका, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी होगा, ठीक है, वो बैच में हम लोग अलग से करेंगे, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी होगा आपका। एक बार मैं एक सेकंड रुकना, मैं बता देता हूँ कि स्टैटिक में कितने आपके टॉपिक्स रहेंगे टोटल। टोटल आई थिंक 12-13 टॉपिक रहेंगे आपके स्टैटिक में, एक, ठीक है, 12-13 टॉपिक रहेंगे। तो 7 दिन, ठीक है, हाँ मोस्टली कवर हो जाएगा लास्ट ऑफ अप्रैल तक। मतलब ये मान लो कि मई के फर्स्ट वीक में आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सर महारत्न भी करवा दीजिए, मतलब महारत्न करवा दीजिए, समझा नहीं। उसकी बात कर रहे हो क्या आप, मिनी रत्न, नवरत्न और महारत्न? UPSC EPFO PA GK का स्ट्रैटेजी बताइए सर। स्ट्रैटेजी यार तुम लोग बड़ा फोकस करते हो स्ट्रैटेजी पे, स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होता है, बस पढ़ो जीके ढंग से एक बार, ठीक है। फिर अभी मतलब बता तो रहा हूँ यार, मतलब स्टूडेंट ने जाने क्या क्या कौन कौन से एग्ज़ाम निकाले हैं बीच में, मैं तो काफ़ी सारे डालता भी नहीं हूँ। जैसे अब स्टूडेंट का एक IBPS वाले का ही आज मैसेज आया, ठीक है, उसका क्लियर हो गया। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो एक बार जीके पढ़ लिए, आराम से सारा एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर होगा ना? ना नहीं होगा कंप्यूटर सुभजीत, कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। मैं मतलब प्रॉमिस मैंने आपको पहले बोला था, कंप्यूटर का मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंप्यूटर नहीं है इसमें। घराना करा दीजिए, बिल्कुल होगा, नमो बुद्धाया, ठीक है, बिल्कुल होगा। घराने भी होंगे, घराने भी होंगे, स्ट्रैटेजी के हम पढ़ेंगे। मैराथन बोल रहा है सर, वो किस चीज़ की? ईशा शर्मा जी, घराना कराएंगे, कराएंगे, घराने भी कराएंगे, सारा कुछ होगा। जब स्टार्टिंग करेंगे तो फिर सारी चीज़ें करेंगे ना। नहीं भाई, गूगल में 2120 दिखा रहा है अभिषेक सर जी, अभिषेक सर। प्री मोलर्स नहीं होते हैं बच्चों में, मोलर तो होते हैं, मोलर जो एकदम आखिरी वाले होते हैं वो होते हैं, ठीक है, मोलर, प्री मोलर मिसिंग होते हैं, तो वो गलत होगा फिर।
कंप्यूटर का ठीक है, पीडीएफ दे देंगे जगन। मैं यार कोशिश तो करूँगा यार, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब कोशिश नहीं है, मतलब से सीजीएल, हाँ सीजीएल मेन से, हाँ सीजीएल मेन से पहले करवाया था ना मैंने कंप्यूटर, अमन सर से करवाया था, ठीक है। वो बात अलग, ये थोड़ा सा बीच बीच में टेक्निकल ग्लिच हो गया था, लेकिन मैंने करवाया था जैसे तैसे भी। तो मैं कोशिश अपनी तरफ से करूँगा कि कंटेंट एटलीस्ट आपको दे दूँ। वैम्पायर टीथ, वैम्पायर ये जो कैनाइंस होते हैं भाई, वो वैम्पायर कहलाते हैं। वो जो नुकीले से साइड में जो कैनाइंस होते हैं ना, उनको वैम्पायर बोलते हैं, ठीक है। पीवाईक्यू पार्ट 4 आएगा क्या सीजीएल से पहले? पारुल शेखावत जी बिल्कुल आएगा। पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4 आपकी आएगी, ठीक है। सीजीएल से वो बिल्कुल टारगेट करेगी आपकी सीजीएल को, ठीक है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, वो एटलीस्ट 15 मई के बाद ही आएगी वो। सर हार्मोन का क्वेश्चन नहीं हुआ तनीषा, हार्मोन का हम लोग कर तो चुके हैं, हार्मोन्स के हार्मोन हम कर तो चुके हैं ना चैप्टर। रेलवे के लिए बैच काफ़ी होगा ना? बिल्कुल होगा सुजय शाह जी, बिल्कुल काफ़ी है। ऐप में अपडेट कैसे करें? क्या अपडेट करना है? या फिर ऐप को अपडेट? मेडिवल हिस्ट्री हो गई बिल्कुल, मैथ्स मास्टर सब कुछ हो गया, सिर्फ केमिस्ट्री और स्टैटिक जीके को छोड़ के। अभी तो थोड़ा रेस्ट करिए पीवाईक्यू से। हाँ पीवाईक्यू सीरीज़ तो अभी नहीं होगी कुछ टाइम तक, और जब होगा ना अभी कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा आपके लिए, अभी नहीं, ठीक है। अभी तो 1 महीने तो ये है कि भाई बाकी चीज़ें हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब बैच कंप्लीट करेंगे एक तो, एंड सीपीयू के लिए वो 1 शॉट लेक्चर्स करेंगे मेनली, सीपीयू के लिए जो फोकस्ड रहेंगे, एंड इसके बाद जो हम लोग टारगेट करेंगे सीजीएल के लिए। पीवाईक्यू 4 कब शुरू करेंगे, और बिना पीवाईक्यू 1 2 3 से कर लें सर? बिल्कुल ऐसा कोई मतलब डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है कि आप पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 1 2 3 नहीं करोगे तो आपको 4th वाला समझ नहीं आएगा, ठीक है। कोई ऐसा लिंकेज नहीं है, कोई भी आपको एक करना है। एंड अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट हो तो देन पार्ट 4 आप करोगे, ठीक है। अभी आप बैच को कंप्लीट करो, अच्छे से रिवीजन करो उसको। अगर आप बैच के स्टूडेंट हो देन आप पार्ट 4 को करेंगे। सर कोलकाता आओ कभी, क्यों नहीं, बिल्कुल तुम्हें कानपुर बुलाएंगे सीधे, चिंता मत करो। सर फ्रॉम तमिलनाडु, ऑसम, यू आर ऑसम सर, मेक अ वीडियो ऑन फेस्टिवल विद ट्राइब्स एंड डेज। बिल्कुल अशोक, फेस्टिवल विद ट्राइब्स एंड डेज हम लोग स्टैटिक जीके में पार्ट को कवर करेंगे अशोक, है ना। एंड थैंक यू। तमिलनाडु से आप कौन कौन कहाँ कहाँ से है बताओगे? कोई केरल, केरल से भी है क्या कोई? केरल, तेलंगाना, आंध्रा, नॉर्थ ईस्ट। थ्री पॉइंट ओ भी आएगा क्या सर? किस चीज़ का? अच्छा बैच बता नहीं सकता यार, का बहुत कम चांसेस हैं बैच का, तो मैं आपको बता दूं काफ़ी कम चांसेस हैं कि अब कोई नया बैच आएगा, ठीक है। क्योंकि वही बैच बैच नहीं खेलना है हमने, हमने सिलेक्शन लेना है हमने, ठीक है। तो अब जो नीड होगी, अगर कोई चेंज वगैरह होता है तो वैसे तो मुझे नहीं लगता है सच कुछ होगा, ठीक है। तो बहुत ही रेयर चांसेस है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0% है, बट रेयर चांसेस हैं कि कोई नया बैच आएगा। वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग हैं देखो, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, दार्जिलिंग, उड़ीसा, कोलकाता, हाँ गया, बालाघाट, एमपी, महाराष्ट्र। शैलेंद्र साहू सर, डू यू लव मी? अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? सुप्रिया, नागपुर, प्रियंका, पटना, अंकुश, गुजरात, चंद्रमणि यादव, बिहार। युगांडा से हैं केजिया खान, अच्छा अच्छा अच्छा। युगांडा से कहाँ से? युगांडा तो अभी हम कल ही गए थे, बताया नहीं आपने, मिल लेते आपसे। बिहार के नालंदा से हैं शगुन, अच्छा। ज्योग्राफी करवा दो। ज्योग्राफी हो चुकी है ट्रैवलर नवी जी, ज्योग्राफी हो चुकी है। अभी हम लोग करेंगे जब रिवीजन सीरीज स्टार्ट होगी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। तो वैसे तो ज्योग्राफी का भी 1 शॉट लेक्चर्स भी होगा उसके लिए, सीपीयू के लिए, और बाकी रिवीजन सीरीज में भी होगा वो। छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पंजाब, रांची, मतलब पूरी डाइवर्सिटी। अंडमान से हैं शैलेंद्र साहू, अच्छा।
उत्तराखंड। चलिए भाई, थैंक यू सभी को। बाकी मिलते हैं आई थिंक कल। तो IB ACIO का Tier 2 का वीडियो आएगा, तो कल आपका ब्रेक है, आप रिवाइज कर सकते हो। परसों जो हम लोग स्टैटिक जीके का एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।